हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कितने फॉर्म्स अवेलेबल हैं, कौन से पर्सन या टैक्स पेयर को कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है। तो हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे एक पर्सन खुद से आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करके फाइल कर सकता है। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कितने फॉर्म्स अवेलेबल है। तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स 7 अवेलेबल होते हैं। अब हमें यह जानना है कि आईटीआर टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स 7 होते हैं, उसमें से हमें कौन सा चूज करना है। बहुत सारे लोग कोई भी आईटीआर 1 2 3 4 चूज करके वो फाइल कर देते हैं, तो फिर पीछे से डिपार्टमेंट के नोटिस आते हैं। तो फिर हमें उसका रिप्लाई देना होता है कि हमने ये आईटीआर क्यों सेलेक्ट किया है, ये आईटीआर फॉर्म में क्यों रिटर्न अपना फाइल किया है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में समझते हैं कि हमें कौन से फॉर्म में अपना आईटीआर फाइल करना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ पर्सन, कि आप क्या हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, एलएलपी हो, या फिर आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ इनकम, कि आपका इनकम का सोर्स क्या है। उस हिसाब से आपको अपना आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट करना होता है। ये हम वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कितने फॉर्म्स होते हैं, कौन से पर्सन के लिए, कौन सी इनकम के लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल रहेगा। तो चलिए हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आईटीआर 1, हमने इसको एक समराइज किया है कि आईटीआर 1 किन किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले बोला है कि आईटीआर 1 जो रेजिडेंट हो और जिनकी टोटल इनकम 50 लाख के अंदर हो, चाहे वो सैलरी इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी से उनकी इनकम होती हो, अदर सोर्स से उनकी इनकम होती हो, या फिर एग्रीकल्चरल इनकम जो 5,000 से कम हो पूरे साल भर में, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तो इसमें बेसिक चीजें दी है, जैसे सैलरी या पेंशन आपको कहीं से भी मिलता हो, तो आपको ये रिटर्न फाइल करके आप इजीली अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, तो यहाँ पे लिखा है कि 1 हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास 2 या उससे अधिक हाउस प्रॉपर्टी है, उनसे रेंट आ रहा हो, तो फिर आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। अदर सोर्स की इनकम, इसमें लिखा है कि चाहे आपको बैंक इंटरेस्ट या कहीं एनी अदर कोई भी पर्सन को आपने लोन दिया, उससे इंटरेस्ट इनकम हो रही हो, या फैमिली पेंशन आ रहा हो, डिविडेंड आपको आ रहा हो, तो आप आईटीआर 1 में इजीली दिखा के उसको फाइल कर सकते हैं। आपकी एग्रीकल्चरल इनकम अगर 5,000 से ज़्यादा है, तो फिर आपको आईटीआर 2 फिल करना होगा, फिर आप आईटीआर 1 के दायरे में नहीं आएंगे। अब ये कह रहा है कि आईटीआर 1 की इतनी सारी कंडीशंस हो गई है, तो वो पर्सन आईटीआर 1 फाइल कर सकता है। बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आईटीआर 1 किन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले, अगर वो कोई कंपनी का डायरेक्टर या पार्टनर या फिर कुछ भी है, तो उसके लिए आईटीआर 1 कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे अगर वो कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आप कोई होल्ड करते हैं, उसके लिए, अगर आपकी कोई एसेट्स है जिस पर आपको कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट मिल रहा हो और वो आउटसाइड इंडिया हो, तो वो पर्सन नहीं कर सकते हैं। इज ए पर्सन हु whose case tax has been deducted under section 194N। 194N क्या होता है? टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, कि आपके पूरे साल भर में कैश विड्रॉल का जो लिमिट दिया हुआ है, उसके अगर आप बियॉन्ड जाके आप कुछ भी पैसा विड्रॉल करते हैं लिमिट से जाके, तो फिर आपको यहाँ पे आईटीआर 1 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस दी हुई है। अगर आपका कोई पिछले सालों में कुछ लॉस है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो फिर आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। तो फिर आप दूसरे फॉर्म्स 2 3 4 जो भी है, उनको आप सेलेक्ट करके फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने समझा है कि आईटीआर 1 किन के लिए एप्लीकेबल है। अब हम नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं, आईटीआर 2। आईटीआर 2 सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि किन के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी पर्सन जो इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है, तो वो आईटीआर 2 फाइल कर सकता है। अब इसमें अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 के ऊपर है, तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। यहाँ पे लिखा है हु इज नॉट एलिजिबल फॉर आईटीआर 1, तो उन पर्सन के लिए आईटीआर 2 एप्लीकेबल है। यहाँ पे लिखा है नॉट हैविंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स, अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है तो भी आप आईटीआर 2 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि आईटीआर 2 सबसे पहले जो इंडिविजुअल एचयूएफ है, जिनकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 के ऊपर है, या फिर वो क्राइटेरिया जो 1 में नहीं फुलफिल होते हैं, उनके लिए आईटीआर 2 फुलफिल करना होगा। अब बेसिक चीज़ें ये होती है कि हम जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो उसका डिटेल आपको आईटीआर 2 में फिल करना होगा। अगर आप सैलरी कमाते हैं साथ में कैपिटल गेन करते हैं, तो आप उसको आईटीआर
वन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो आपको आईटीआर 2 ही फाइल करना होगा। अगर आपने ओनली शेयर खरीद के रखे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने कभी बेचा नहीं है ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल भर में, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको आईटीआर 2 ही फाइल करना होगा। अगर आप शेयर मार्केट से इंट्राडे कर रहे हैं, तो फिर वो इंट्राडे की इनकम आपकी बिजनेस इनकम में काउंट होती है, तो उसके लिए आपको आईटीआर 2 नहीं फाइल कर सकते, आपको उसके लिए आईटीआर 3 ही फाइल करना होगा। तो सबसे पहले बेसिक चीजें हैं जो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए कंपलसरी है, जो बिजनेस इनकम से नहीं रिलेट करता हो, जो आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनके लिए बेसिकली आईटीआर 2 फाइल करना होगा। उसके बाद आता है आईटीआर 3, एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ। आईटीआर 3 आप इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए दे सकते हो। अगर आप कोई भी तरह की बिजनेस इनकम करते हैं और आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और आप ऑडिट के अंदर नहीं आते हैं, तो फिर आपको आईटीआर 3 फाइल करना कंपलसरी है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि हैविंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस या फिर प्रोफेशन, आप जो भी इनकम कमाते हैं तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना है। जिनके लिए आईटीआर 1, 2 एंड 4 एलिजिबल नहीं है, वो आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं प्रॉपर, आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रख रहे हैं, तो फिर आपको आईटीआर 3 भरना होगा। उसके साथ आपको पूरा बैलेंस शीट, पी&एल के शेड्यूल्स के अमाउंट्स फिल करने होंगे, तो उनके लिए आईटीआर 3 कंपलसरी है। हमने यहाँ पे समराइज भी किया है कि आईटीआर 2 उनके लिए है जिनकी इनकम देन सैलरी मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, जो आईटीआर 1 के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, तो उनके लिए आईटीआर 2 है। आईटीआर 3 बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म, ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्लूडिंग स्पेकुलेटिव इनकम। अगर आपने कुछ सट्टेबाजी से इनकम की है, तो डायरेक्टली आपको आईटीआर 3 ही फाइल करना होगा। आपने अगर इंट्राडे में इनकम किया है, तो फिर आपको आईटीआर 3 फाइल करना होगा। तो ये बेसिक क्राइटेरियाज है जो आपको आईटीआर 3 फाइल करना ही होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आईटीआर 4। अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो, आपको प्रेजेंटिव बेसिस पे अपनी इनकम शो करनी है, तो आपको आईटीआर 4 का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स, एचयूएफ एंड फर्म्स। यहाँ पे एलएलपी को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ओनली जो पार्टनरशिप फर्म है जो बिजनेस कर रही है, तो उनके लिए आपको आईटीआर फॉर्म आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो, आप चाहते हो कि हम एक बेसिक रेट से टैक्स भर दें या अपनी इनकम शो करके उसके ऊपर टैक्स भर दें, तो आपको आईटीआर 4 सेलेक्ट करना होगा। आईटीआर 4 में यहाँ पे बेसिकली 3 सेक्शंस आती है, 44 एडी, 44 एडीए एंड 44 एई। तो यहाँ पे क्या होता है कि 44 एडी, अगर आप कोई बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस है, वो आप कैरी ऑन कर रहे हैं और आपका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है, आप सोचते हैं कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली जो भी गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स है उसके हिसाब से अपनी इनकम शो करके बाहर आ जाता हूँ, तो आप उस केस में आईटीआर 44 एडी करके आईटीआर 4 आप फाइल कर सकते हैं। आईटीआर में 44 एडी में क्या आता है कि अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है और आपने सारा का सारा डिजिटली ट्रांजैक्शन किया है, तो आपको जितना आपका टर्नओवर था मिनिमम आपको 6% उसका शो करके आपको इनकम दिखानी होगी। अगर आपने डिजिटल के साथ कैश ट्रांजैक्शन भी किया, तो डिजिटल पे 6%, कैश ट्रांजैक्शन पे 8%, तो आपको उतना इनकम मिनिमम दिखाना होगा। उसके ऊपर आप चाहे जितना इनकम दिखा सकते हैं। इसमें लास्ट ईयर तक इसका लिमिट था 2 करोड़। इस साल से उन्होंने बजट में इसको 3 करोड़ कर दिया है लिमिट। अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ के अंदर है और आपके कैश रिसिप्ट 5% से कम है, तो आप इसको ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप अपना आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। अब आता है 44 एडीए। 44 एडीए में क्या होता है कि आप बिजनेस करते हैं तो आपको 44 एडी सेलेक्ट करना है। अगर आपका इनकम प्रोफेशन से आता है, चाहे वो आप सीए हो, सीएस हो, एमबीए हो, डॉक्टर हो, अकाउंटेंट हो, आपको कोई स्किल से, आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, उससे अगर आपकी अर्निंग हो रही है, तो उस केस में आप चाहते हैं कि मैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करता हूं, मैं आईटीआर 4 फाइल करना चाहता हूं, तो आप डायरेक्टली आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। इसमें आपका टर्नओवर का लिमिट है 50 लैक्स। अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लैक्स के अंदर है, तो आपको डायरेक्टली 50% अपना इनकम शो करके आप आईटीआर 4 को फाइल कर सकते हैं, जिसको अभी बजट 2023 में इस लिमिट को 50 से 75 लैक्स कर दिया है। तो वो पर्सन जो प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं उनके लिए 44 एडीए है। अब आता है कि 44 एई। अब 44 एई उनके लिए होता है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है, जो समझो कि हायरिंग का बिजनेस करती है, लीजिंग पे अपने व्हीकल्स देती है, तो उनके लिए 44 एई में अपना रिटर्न फाइल करना होता है।
उसमें इनकम आपका एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेट होता है कि आप उसमें डिपेंड करता है कि आप हैवी व्हीकल्स कितने हैं, अदर देन हैवी व्हीकल्स कितने हैं। आपको पूरे साल भर में 10 व्हीकल के ऊपर आपके पास नहीं होने चाहिए, तो उस बेसिस पे आपको अपना रिटर्न 44 ए के अंदर फाइल करना होता है। तो आईटीआर 4 बेसिकली प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम मींस आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं। आपका जो भी रिसिप्ट हुआ उस पे एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से आपने अपनी इनकम शो की और आपने अपना आईटीआर फाइल कर दी है। तो उसके लिए आप आईटीआर 4 सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके साथ अगर आपकी सैलरी भी की इनकम है तो भी आप उसको दिखा सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उसको आप दिखा सकते हैं। अदर सोर्स की भी इनकम आई है वो भी आप इसके साथ क्लब कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 के कम है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी है कि आप आईटीआर 4 कब कब यूज नहीं कर सकते हैं या कौन से पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं। आपको आईटीआर 4 के लिए जो बेसिक क्राइटेरियाज है जो हमने अभी डिस्कस किया मेन सेक्शंस, इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर्म हो सकता है, बिजनेस या प्रोफेशन जिनका टर्नओवर इतना है, बिजनेस के लिए 2 करोड़ और प्रोफेशन के लिए 50 लैक्स, पार्टनरशिप फर्म है आप और प्रेजेंटिव बेसिस पे अपना इनकम शो करना चाहते हैं, चाहे वो 44 एडी हो, 44 एडीए हो एंड 44 एई हो, तो आपको आईटीआर 4 फाइल करना है। उसके बाद आता है आईटीआर 5। आईटीआर 5 कौन से पर्सन के लिए एप्लीकेबल है? जो पार्टनरशिप फर्म है, इसके साथ वो एलएलपी भी है, एओपी है, बीओआई है, चाहे वो आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, तो उनके लिए आईटीआर 5 फाइल करना होगा। आईटीआर 5 में बेसिस कुछ है नहीं, आपको डायरेक्टली आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है और आप इनमें से कोई भी चीज़ में आ रहे हैं तो आपको आईटीआर 5 ही सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको यहाँ पे दिया है कि ट्रस्ट अदर देन ट्रस्टी एलिजिबल टू फाइल आईटीआर 7। जो ट्रस्ट को एलिजिबल है आईटीआर 7 वो आईटीआर 5 नहीं भर सकते हैं, अदरवाइज आप आईटीआर 5 भर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक कंडीशन है कि कौन कौन पर्सन को आईटीआर 5 के लिए कंपलसरी है कि जो पर्सन आईटीआर 5 फाइल कर सकता है। यहाँ पे लिखा है कि हाउएवर ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 139 4A 4B 4D, अगर उनमें कोई भी पर्सन आता है तो उसके लिए आईटीआर 5 कंपलसरी नहीं है, उनके लिए आईटीआर 7 अलग से रखा है, तो आपको आईटीआर 7 ही फाइल करना होगा। अब आते हैं आईटीआर 6। आईटीआर 6 किन के लिए है? जो कंपनीज एप्लीकेबल फॉर कंपनीज अदर देन दोज कंपनीज एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। अब उन कंपनियों के लिए नहीं है जो एग्जेम्पशन आती है, जिनको एग्जेम्पशन दिया गया है अंडर सेक्शन 11 के अंदर में। अब सेक्शन 11 क्या होती है? अंडर सेक्शन 11 होती है कि अगर आपने कोई भी इनकम प्राप्त की है, चाहे वो आपने प्रॉपर्टी हेल्ड करके, जिन्होंने अपना पूरा बिजनेस चैरिटेबल के भरोसे दे दिया है या रिलीजियस में लगा दिया है कि उनसे जितना भी इनकम हो रहा है वो चैरिटेबल में जा रहा हो या रिलीजियस में जा रहे हो, तो उनके लिए आईटीआर 6 नहीं आएगा। तो उनके लिए आपको आईटीआर 7 ही फाइल करना होगा कि जिन जिन कंपनीज को एग्जेम्पशन मिली हुई अंडर सेक्शन 11 में, चाहे वो 139 4A के अंडर में हो, तो उनको आपको आईटीआर 7 में ही ले जाना पड़ेगा और वो आईटीआर 7 ही आपको फाइल करना होगा। तो आईटीआर 6 में बेसिकली नॉर्मल कंपनीज है, जो इंडियन कंपनी हो गई, बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, या फिर एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन जिनको हमने स्पेशल ऑर्डर ऑफ द बोर्ड टू बी कंपनी, तो उन सब कंपनीज को हम यहाँ पे आईटीआर 6 फाइल करना जरूरी है। अब आता है कि आईटीआर 7। आईटीआर 7 किन के लिए जरूरी है? एप्लीकेबल टू द पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश 139 4A 4B 4C एंड 4D। अब आता है कि आईटीआर 7 किन के लिए है? कि वो कंपनीज तो हो, पर्सन या कंपनीज, बट वो इन सेक्शन के अंदर भी आते हैं तो उनको आईटीआर 7 फाइल करना होगा। जैसे यहाँ पे एक लिखा था कि इन कंपनीज को जिनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है अंडर सेक्शन 11, तो उनको आईटीआर 6 फाइल नहीं करना है, तो वो आईटीआर 7 के क्राइटेरिया में आते हैं अंडर सेक्शन 139 4A। इनकम डेराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टीज हेल्ड अंडर ट्रस्ट, जो फुली या पार्शियली आपने चैरिटेबल में दिया हो, चाहे आपने धार्मिक कामों के लिए दिया हो कि वो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो आपको आईटीआर 7 फाइल करना होगा। अंडर सेक्शन 139 4B, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका अगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है तो उसको इस सेक्शन के अंदर में अपना रिटर्न फाइल करना है। 139 4C, वेरियस एंटिटीज लाइक जो रिसर्च में लगी हुई हो, जो न्यूज एजेंसीज हो, तो उन सब के लिए आईटीआर 7 कंपलसरी है। 139 4D,
अब ये कह रहा है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूशनल चला रहे हैं, जो सेक्शन 35 के अंडर भी आते हैं। अब सेक्शन 35 क्या होती है कि जो अपने सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करती हो, जो डोनेशन कितना रिसीव्ड हुआ, उसके सामने उन्होंने एक्सपेंस कितना कर दिया है, तो वो सब जो अपने सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उनके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है और उनको भी आईटीआर 7 ही फाइल करना होगा। चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए अपना काम कर रहे हो, कुछ इंस्टीट्यूशनल काम कर रहे हो या कुछ डोनेशन के लिए काम कर रहे हो, तो उनको भी आईटीआर 7 फाइल करना कंपलसरी है। अब हमने ये समझा है कि आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 किन-किन पर्सन को एप्लीकेबल है और उनके नेचर के हिसाब से, उनकी नेचर ऑफ इनकम के हिसाब से उनको खुद को सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन-सा फॉर्म एप्लीकेबल है। अगर आपने कोई भी गलत फॉर्म भर दिया है, तो आप फाइल को तो सबमिट कर दोगे, बट पीछे से इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है कि आपने जो रॉन्ग हेड में अपना इनकम शो किया है, आपको ये फॉर्म एप्लीकेबल था जबकि आपने ये फॉर्म दिखा दिया, तो उसके पीछे इंटरेस्ट पेनल्टीज़ भी हो सकती है। तो हमें एकदम एनालिसिस करके अपना जो फॉर्म एप्लीकेबल हो उसको ही फाइल करना है। डिपार्टमेंट ने अभी से एक अपने डैशबोर्ड पे एक एआईएस करके एक पोर्टल दिया है, जिसमें आपने जो भी इनकम कमाई हो उसका एक ब्यौरा उसमें आ जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि सैलरी की इनकम दिखाते हैं, अगर वो साथ में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी करते हैं तो वो उसकी इनकम को छोड़ देते हैं। तो आजकल वो भी इनकम आपकी रिपोर्टिंग होने लग गई है जो एआई इसमें आपको दिखा देगी। तो हमें एकदम अपना कोई भी आईटीआर फाइल करने से पहले हमको हमारे जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, चाहे सैलरी पर्सन हो तो फॉर्म 16, अदर देन सैलरी पर्सन हो तो उनको फॉर्म 16 ए, आपको एआईएस या फिर जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उनको आपको एक बार रीड कर लेना चाहिए। उसमें आपकी कौन-कौन सी इनकम शो हो रही है, किसी ने कुछ इनकम डिस्क्लोज़ की है तो वो आपसे छूट नहीं जाए, उसको देखने के बाद ही आप अपने आईटीआर को प्रोसेस कीजिए। ये वीडियो में हमने समझा है कि कितने प्रकार के आईटीआर होते हैं और कौन-कौन से पर्सन के लिए कौन-सा आईटीआर एप्लीकेबल है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कौन-सा आईटीआर को हम ऑनलाइन भी फिल करना दिखाएँगे, जैसे आईटीआर 1 है, आईटीआर 4 है, इनको आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। बाकी के लिए फॉर्म्स अवेलेबल है, उनका आप एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करके आप अपना रिटर्न खुद से फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने सीए या जो भी आपके टैक्स कंसल्टेंट हैं, उनको अपनी डिटेल शेयर करके आप अपना आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। तो आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023। तो आप जल्द से जल्द अपना आईटीआर प्रोसेस करवाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।